दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल करंट टॉक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी के वैकेंसी से संबंधित, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो इस वीडियो में हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं यहाँ बिहार एसएससी की वेबसाइट पे हूँ। तो यहाँ पे दो नोटिस जो आया हुआ है 6 अप्रैल को, और दोनों नोटिस में जो पहला नोटिस है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर थर्ड ग्रेजुएट लेवल कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022। यहाँ पे देखिए इस चीज़ क्लियर होता है। ये जो नोटिस जो पहला नोटिस है, यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल का जो ये वैकेंसी आया है, तो उसी के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे दिया गया है। और दूसरा जो यहाँ पे है नोटिस, इस नोटिस में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू डिटेल एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे जो पोस्ट जो सब जो होने वाला है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल दिया हुआ है। तो आइए हम दोनों नोटिस को बारी बारी से हम जानते हैं। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, ताकि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये पहला नोटिस है और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोग की वेबसाइट biharssc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित किया गया है। तो दोस्तों, ये वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है और बताया गया है कि इस वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 14/4/2022 से 17/5/2022 तक की अवधि में समर्पित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो आपका वैकेंसी जो ऑनलाइन जो होने वाला है, अप्लाई जो होने वाला है, ये ऑनलाइन मोड पे होने वाला है। और ऑनलाइन मोड पे जो होगा, ये 14/4/2022 से 17/5/2022 तक का समय रखा गया है। तो 14/4 से लेकर 17/5 तक के बीच में आपको इस फॉर्म को भर लेना है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी वांछित प्रासंगिक प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंग पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र या अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी अपना जाति प्रमाण पत्र आदि का संकलन ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व कर लें तथा तदनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रविष्टियाँ करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि बताया गया है कि यहाँ पे जो जिस प्रकार का प्रमाण पत्र वगैरह है, जन्म प्रमाण पत्र से लेके आपका जितना भी अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने भी अभ्यर्थी हैं, तो उनको जाति प्रमाण पत्र आदि जो भी ऑनलाइन करते वक्त उनको मांगा जाएगा। तो उस चीज़ को आपको चेक करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा हुआ है किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर समर्पित कर देने के पश्चात ऑनलाइन प्रॉपर्ट में की गई प्रविष्टियों में सुधार संभव नहीं होगा। यानी कि जब आप ऑनलाइन करेंगे, तो आपका जब एक बार सबमिट हो जाएगा, उसके बाद करेक्शन होने का कोई उम्मीद नहीं है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। तो इस बात को आप अच्छा से समझ ले, जब आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ें करेंट होना चाहिए। जैसे कि आपके यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र हो गया, यहाँ पे जिन जिन लोगों को जाति प्रमाण पत्र हो गया, प्रासंगिक प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंग पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, ये जितने भी प्रमाण पत्र हैं, तो ये आपको करंट में होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो ये अब दूसरा नोटिस है। तो यहाँ पे दूसरे नोटिस के बारे में आइए हम जानते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो है पद का बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि यहाँ पे 14/4/2022। उसके बाद आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे दिया गया है 17/5/2022। तो इस बीच में आपको फॉर्म भर लेना है, ताकि आपको कोई गड़बड़ ना हो आगे जाके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों या कार्यालयों से स्नातक स्तरीय पदों की रिक्तियाँ आरक्षण कोटिवार से संबंधित अधियाचनाएँ आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। तो अधियाचनानुसार तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर के भी जो भी लोग हैं, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फॉर्म जो भरेंगे, ये फॉर्म जो होने वाला है, ये आपके ऑनलाइन मोड पर इस फॉर्म को भरा जाएगा। तो आपको इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे पोस्ट के बारे में पूरा विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो आइए हम जानते हैं इस सब पोस्ट के बारे में। तो पहला पोस्ट है यहाँ पे सचिवालय सहायक का, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो इसका जो विभाग का जो नाम है सामान्य प्रशासन विभाग है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है ये स्नातक रखा गया, यानी कि आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर में लिखा हुआ 35% आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद, यानी कि यहाँ पे 35% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान यहाँ पे रखना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जनरल का 558 सीट दिया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 136 सीट। तो आप इस चीज़ को देखें, यहाँ पे टोटल जो पद जो रहने वाला है आपका 1360 पद। तो सचिवालय सहायक का जो पद है यहाँ पे 1360 कुल पद है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा जो पोस्ट है यहाँ पे योजना सहायक का, और ये जो विभाग का जो रहने वाला है तो योजना एवं विकास विभाग के तहत ये पोस्ट है। उसके बाद इसका भी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनारक्षित यानी जनरल का 49 सीट है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए EWS यानी कि यहाँ पे 11 सीट है। और इसके टोटल पोस्ट के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे 125 पोस्ट के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो यानी कि 125 टोटल पोस्ट जो है ये योजना सहायक का ये पोस्ट दिया गया है। और दोस्तों अब इसका तीसरा जो पोस्ट है ये मलेरिया निरीक्षक का है, और इसका जो विभाग ये स्वास्थ्य विभाग से है। तो इसके बारे में जो है जानकारी पहले भी पेपर में आ चुका है। तो दोस्तों इसका जो क्वालिफिकेशन जो रहने वाला आपका, यानी कि ग्रेजुएशन में आपको साइंस फैकल्टी से होना चाहिए पास, तभी आप इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। और इसका जो जनरल का जो सीट है यहाँ पे 44 सीट है। उसके बाद यहाँ पे बाकी आप देख सकते हैं पूरी पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। और इसका जो टोटल जो पोस्ट रहने वाला आपका यह 74 पोस्ट रहने वाला है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे चौथा पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ग्रेड C का, और इसका जो विभाग आपका है बिट विभाग है जो लेवल 6 के तहत है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA BSc IT या उसके समकक्ष, यानी कि आपका यहाँ पे जो डिग्री यहाँ पे दिया गया है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, उसके साथ आपको इस चीज़ का डिग्री होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है PGDCA BCA BSc IT, तो इन सारी चीज़ों को भी आपका डिग्री रहना होगा ग्रेजुएशन पास होने के साथ साथ। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे टोटल पोस्ट आपका 2 पोस्ट के लिए इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो उसके बाद 5वां पोस्ट जो है आपका अंकेक्षक का है, और इसका जो विभाग जो रहने वाला आपका ये कार्यालय निबंधक सहयोग समिति के द्वारा है, और ये लेवल 5 के तहत इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक। तो यहाँ पे जब आप ग्रेजुएशन जो पास होंगे तो आपको मैथ के साथ साथ आपका वाणिज्य स्नातक से पास आपको होना यहाँ पे ज़रूरी है। और इसके यहाँ पे जनरल सीट यहाँ पे 40 सीट दिया गया है, और बाकी सीट मिला के यहाँ पे टोटल सीट जो रहने वाला आपका 256 सीट। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है इस पोस्ट के बारे में। उसके बाद यदि हम अगले पोस्ट के बारे में यदि हम फिर से बात करें तो लास्ट पोस्ट जो यहाँ पे है वो अंकेक्षक का है, और अंकेक्षक जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और उसके विभाग का नाम है यहाँ पे अंकेक्षण निदेशालय। और इसका जो वेतनमान आपका जो रहने वाला है ये लेवल 5 के तहत रहने वाला है। और इसके क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है स्नातक वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय से स्नातक, यानी कि यहाँ पे वाणिज्य अर्थशास्त्र और सांख्यिकी जो दिया हुआ है और गणित जो दिया हुआ है इसमें किसी एक विषय से आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट की यदि हम बात करें तो जनरल के यहाँ पे 163 सीट है, और बाकी सीट यहाँ पे मिला के कुल यहाँ पे 370 सीट यहाँ पे रखा गया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब टोटल पोस्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कुल पदों की संख्या, यानी कि जनरल को टोटल जो पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है आपका जनरल का 880 रहने वाला है। इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है जो इसको हम EWS बोलते हैं उनका यहाँ पे 260 पोस्ट है। तो इसी तरह यहाँ से इन सारे पोस्ट को मिला के यहाँ पे टोटल जो पोस्ट आपका रहने वाला है ये आपका 2187 पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। यानी कि ये जो बिहार SSC का जो वैकेंसी जो आया है जो CGL लेवल का है, ग्रेजुएशन लेवल का है, तो ये टोटल जो पोस्ट आपका रहने वाला है वो टोटल 2187 पोस्ट का ये वैकेंसी है। तो आपको इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों अब आइए यहाँ पे नोट फर्स्ट की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है। तो देखिए यहाँ पे साइड में जो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है तो इसी के बारे में यहाँ पे नोट में दिया गया है कि VI का मतलब हो गया दृष्टि दिव्यांग, DD का मतलब हो गया मुख बाधित दिव्यांग, उसके बाद OH का मतलब हो गया चालन दिव्यांग, MD का मतलब हो गया मनोविज्ञान दिव्यांग, एवं MD या MUD का मतलब हो गया मनोविज्ञान दिव्यांग और या बहु दिव्यांग। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद उपयुक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों द्वारा संशोधित रिक्तियाँ अथवा नए पद हेतु रिक्तियाँ जिसकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्तरीय होगी आयोग को संसूचित की जाएगी, तो उन रिक्तियों को भी विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। यानी कि संभावना है कि ये पोस्ट जो है आगे जाके बढ़ भी सकता है। तो आपको उम्मीद करके ये चलना है कि आपका पोस्ट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। यहाँ पे दोनों चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ज़रूरी नहीं कि आपका पोस्ट बढ़ने ही वाला है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे नोट 2 के द्वारा बताया गया है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है
ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपयुक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि जब तक आपका इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है तब तक किसी भी आप यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, और जब आप ग्रेजुएशन पास होंगे तो आप इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो उसको कोई मतलब नहीं है बीएससी को, बस आप स्नातक पास होना चाहिए, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। तो इसी चीज़ को यहाँ पे क्वालिफिकेशन में सिर्फ दिया गया है। उसके बाद आरक्षण के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो आप जो भी लोग हैं तो इस चीज़ को आप खुद पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आरक्षण के बारे में पूरी चीज़ यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अनुजाति अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बारे में भी दिया गया है, तो इस चीज़ को आप खुद से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट के बारे में जिक्र किया गया है। पहला तो जाति प्रमाण पत्र हो गया, उसके बाद दूसरा रेसिडेंटल प्रमाण पत्र हो गया, जो आपको यहाँ से फॉर्म ऑनलाइन करने वक्त से लेके आपका काउंसलिंग तक अब जो भी आरक्षित वर्ग से आते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस दोनों पेपर को, दोनों प्रमाण पत्र को आपको सही से रखना है और आपको करेंट रखना है। तो इस चीज़ को आप बनवा लीजिएगा यदि आपके पास नहीं होगा। तो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए तो आप जो भी लोग हैं तो इस चीज़ को आप खुद से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपको बता दिया हूँ कि ये बिहार एसएससी की वेबसाइट पे आपको ये नोटिस आपको मिल जाएगा। तो जो भी आरक्षित वर्ग हैं तो इन सारी चीज़ों को आपको खुद से आपको पढ़ लेना है। ये दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी। यानी कि ये जो आपका एज का जो गणना जो होने वाला है ये 1/8/2021 के आधार पे होने वाला है। परंतु ऐसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, तो ये भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। तो आपको इस सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है एज लिमिट। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में, जो आपका प्रारंभिक परीक्षा में लगने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है तो सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष जो अभ्यर्थी होंगे उनको 540 रुपया देना होगा। ध्यान दीजिएगा, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं और जो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा का जो पुरुष जो हैं उनको 540 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया लगेगा। यानी कि जो बिहार के अस्थायी निवासी होंगे अनुसूचित जाति और जनजाति के, तो उनको 135 रुपया ही लगने वाला है। उसके बाद सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए तो उनको 135 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद सभी श्रेणी के महिलाएं जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं उनको भी 135 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे लास्ट है बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष या महिलाओं हेतु 540 रुपया। यानी कि बिहार से बाहर जो हैं किसी भी दूसरे स्टेट से हैं तो उनको जो 540 रुपया लगने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके अब दोस्तों पेमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आप पेमेंट किस प्रकार से करेंगे। तो आपका जो ऑनलाइन जो पेमेंट होने वाला है ये क्रेडिट कार्ड से होने वाला है, डेबिट कार्ड से होने वाला है, यूपीआई और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे। उसके बाद जो एग्ज़ाम जो रहने वाला आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी कि आपका जो मेंस के लिए जो चयन किया जाएगा तो टोटल पोस्ट आपका कितना है 2187 और आपका मेंस के लिए कितना होगा 5 गुना। यानी कि आपका लगभग में 10 साढ़े 10 हज़ार के लगभग बच्चे जो होंगे वो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे। तो आपका विषय जो है यहाँ पे सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान एवं गणित से आपको क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद मानसिक क्षमता जांच, यानी कि इसमें कॉम्प्रीहेंशन हो गया, लॉजिक हो गया, रीजनिंग हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया। तो इन चारों से आपको क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाला है। तो आपको उन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो आपका जो ऑप्शन जो होने वाला है बहुकल्पीय होने वाला है, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे दिया गया है। और टोटल जो आपका क्वेश्चन जो रहने वाला है टोटल 150 क्वेश्चन रहने वाला है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर होगा तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यानी कि सही उत्तर के लिए 4 नंबर और गलत उत्तर के लिए आपका 1 नंबर काटा जाएगा। और परीक्षा की अवधि जो आपका रहने वाला है ये 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। तो आपके मन पे है, यदि आप चाहते हैं कि अंग्रेजी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो अंग्रेजी में दे सकते हैं, यदि आप चाहते हैं हिंदी में देना तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं। तो इसमें कोई
रुकावट नहीं है तो आप किसी भी माध्यम में, किसी भी मीडियम आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान दे के चलना पड़ेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम जो होने वाला है तो क्वेश्चन वहाँ पे किस चीज़ से रहने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखिए NCERT बताया गया है, टेक्स्ट बुक से आपको मान्य रहने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को आप खुद से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। और यहाँ पे सिलेबस के बारे में पूरा यहाँ पे दिया गया है, डिटेल दिया गया है। तो प्रारंभिक परीक्षा जो आपका जो रहने वाला है तो उसमें सामान्य अध्ययन से क्या क्या क्वेश्चन क्या किस प्रकार का रहने वाला है सो बताया गया है। उसके बाद समसामयिक विषय जो आपका रहने वाला है, जिसमें आपका वैज्ञानिक प्रगति हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, भारतीय भाषाएं हो गया, पुस्तक हो गया, लिपि हो गया, राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया, खेल खिलाड़ी महत्वपूर्ण, यानी कि आपके करेंट से संबंधित आपको समसामयिक विषय में आपको रहने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों आपका प्रतियोगिता दर्पण एक बुक आता है जो आपको ये ले लेना है। उसमें इन सारी चीज़ों का आपका वहाँ पे पूरा अच्छा से दिया रहता है। आपका मंथली रहता है ये प्रतियोगिता दर्पण, हर मंथ एक एक नया प्रकाशन, मतलब हर मंथ एक नया आता है। तो आपको वो ले लेना है। वो लेने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि इन जितने भी चीज़ें हैं तो आपको वहाँ से इन सारी चीज़ों को आप कवर कर पाएंगे। तो आपको उन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है। तो जैसे पड़ोसी देशों का इतिहास हो गया, भारत का इतिहास हो गया, भारत की संस्कृति हो गया, भारत का ज्योग्राफी हो गया, आर्थिक परिदृश्य हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, भारतीय कृषि हो गया तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता हो गया। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है भारतीय का संविधान से रहने वाला है, भारत के राज्य व्यवस्था से रहने वाला है, देश की राजनीतिक प्रणाली से रहने वाला है, पंचायती राज से रहने वाला है, सामुदायिक विकास से रहने वाला है और पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में जो बिहार का जो योगदान था। तो इस सारी चीज़ों से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे सिलेबस अच्छे तरीके से बताया गया है। तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि आप जब ये डाउनलोड करेंगे तो आपको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वैसे आप एक बार खुद से आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सामान्य विज्ञान एवं मैथ से जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है, तो सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस से जो आपका क्वेश्चन होगा, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया और यहाँ पे ज्योग्राफी हो गया। तो इनसे आपका क्वेश्चन रहने वाला है। और मैथ में आपका हो गया संख्या संबंधित। यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है सारे सिलेबस में किन किन आपका, जैसे हो गया यहाँ पे देखिए अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज। तो इन सारे चैप्टर को आपको कवर कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी से बनने वाला है। और मानसिक क्षमता जांच, तो इन सारी चीज़ों को भी आपको पढ़ लेना है जिससे आपका क्वेश्चन बनने वाला है ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो सामान्य वर्ग के लिए जो रखा गया है ये 40% रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 36.50% लिख रखा गया। 10 पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 34%, अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, यानी महिला जितने भी महिला सभी वर्ग के महिला के लिए यहाँ पे 32% और दिव्यांग जो सभी वर्ग हैं यहाँ पे उनके लिए भी 32% यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि, यहाँ पे ये वीडियो को मैंने आपको शुरू में भी बताया था। तो आपका फॉर्म का जो अप्लाई जो शुरू होने वाला है ये 14 तारीख से होने वाला है और आवेदन फॉर्म को जो लास्ट डेट है जो भरने का ये आपको 17 मई तक रहने वाला है। तो आपको इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ों को ऑनलाइन करने का पूरा प्रक्रिया बताया गया। तो आप इस प्रकार से ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम हो गया ऑनलाइन करते वक्त, माता का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, DOB हो गया, मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण पत्र हो गया या अंक पत्र हो गया। इसके अनुसार उसका ऑनलाइन पर आपका कर लेना, अप्लाई कर लेना। उसके बाद आपका यानी कि अब जो है जो इसमें बताया गया है ऑनलाइन करते वक्त आपको किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, तो इन सारी चीज़ों को डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो आपको ये चीज़ करके आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि पढ़ने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा मेडल मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया, तो इन सारी चीज़ों को आप खुद से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको बेहतर से समझ आ सके। तो ये जो नोटिस था इसमें यही सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आपका जो ऑनलाइन होने वाला है ये 14 तारीख से होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे थी वो सारी चीज़ों को मैंने आपको यहाँ पे कवर करके आपको मैंने बता दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहाँ पे सारों जो कैटेगरी जो रहने वाला आपका सिलेबस हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया और एज जो हो गया, तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने अभी इस वीडियो में बात कर लिया जो आपके लिए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि दोस्तों
बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट मिले। और दोस्तों इस चैनल पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलती रहती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों जय हिंद।